रमेश स्टार्ट। अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये टॉपिक है। के प्रकार एवं औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति तो अर्थव्यवस्था के प्रकार वाले पार्ट को करें अगर, तो विश्व स्तर पे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार पाए जाते हैं। मेनली 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इसमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था में पहले 2 भाग बना लीजिए। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 मुख्य विशेषता है। अदरवाइज इसके जो जनक हैं, वो जनक आप जानते हैं एडम स्मिथ है। उसने 1795 में एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। और द वेल्थ ऑफ नेशन में उसने अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किया था। उसका कहना यह था कि आर्थिक क्रियाओं के संपादन में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। जब यूरोप में 1600 ईस्वी से आधुनिक यूरोप की शुरुआत होती है, जब यूरोप में मध्यकाल से आधुनिक काल होता है, यूरोप कन्वर्ट होता है। और आप जानते हैं कि वैसे मान ले 1500 ईस्वी ही मान सकते हैं, 1500 ईस्वी के बाद शुरुआत हो जाता है। 1600 ईस्वी तक आते आते यूरोप ऑलमोस्ट आधुनिक होने के रास्ते पे पहुंच जाता है। जैसे आप जाएंगे पुनर्जागरण, जिसको कि रेनेसेंस आप बोलते हैं, पुनर्जागरण, मध्यकाल से आधुनिक काल में आने का एक धार्मिक क्रांति। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट, तो धार्मिक बदलाव आया आधुनिक में। उसी तरह से सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिस्टिक अरेंजमेंट है। ठीक है, छोटे छोटे जर्मनी आज का जर्मनी है, 300 भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य होते थे। तो उसको जोड़ करके बड़ा राज्य बनाना, तो सामंतवाद का खत्म करके उसके जगह पे निरंकुश राजतंत्र या राजतंत्र की व्यवस्था करना। ठीक है, तो मोनार्की जिसको बोलते हैं, तो वो आया। तो इस तरह से यूरोप में जाएंगे तो मॉडर्न आधुनिक काल की विशेषताएं 1500 ईस्वी के बाद आनी शुरू हुई है और 1600 ईस्वी तक। अब उसी में जो सामंत हैं, ठीक है, तो जो व्यापारी हैं, ये सामंत क्या करते हैं, व्यापारियों से बहुत सारे वसूली करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो मान लो एक ये जर्मनी है, और ये जर्मनी अगर 300 भागों में 300, जैसे भारत की ही बात करें तो इवन अंग्रेजों के दौरान भी भारत 742 देशी रियासतें थी भारत में। अंग्रेजी शासन सबसे बड़ा था, लेकिन बहुत सारे राजा भी देश में, छोटे छोटे रजवाड़े थे जो अपने एरिया में अपना शासन करते थे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये जो छोटे छोटे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा, चौथा, सबके अपने पर राजा होंगे। अब एक व्यापारी, 1 नंबर का व्यापारी 2 नंबर में जाएगा, 2 नंबर का व्यापारी 3 नंबर में जाएगा, तो जितनी ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रहे हैं, सब एक तरह से व्यापारी क्रियाओं में बाधा है। ठीक है, तो इसके जगह पे एक निरंकुश राजा आएगा, और निरंकुश राजा क्या करेगा, ये सारे सामंतों को हरा करके और इसको एक राज्य बना देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी होंगे, वो राजा का समर्थन करेंगे अपने लाभ में से हिस्सा दे करके कि भाई तुम सेना रखो और इन सामंतों का दमन करो, क्योंकि राजा के द्वारा सामंतों के दमन से व्यापारियों का जो उत्पादन और व्यापार है वो एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के हो सकता है। तो शुरुआती दिनों में यूरोप में
जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि राजा उनके गतिविधियों में उनको संरक्षण दे और उनके मामलों में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे उनको फायदा क्या है कि जो सामंत हैं, सामंतों से उनकी सुरक्षा होती है। लेकिन जब ये सामंत खत्म हो जाएंगे और केवल राजा और व्यापारी भी मजबूत हो जाएंगे, तो अब ये जो व्यापारी हैं वो राजा के हस्तक्षेप को अच्छा नहीं मानेंगे। जैसे आज की डेट में जाएंगे तो कैसा सरकार के हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को आज मिल रहा है। सरकार बोल देती है भाई पार्क नहीं खुलेगा, भाई कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से भाई कर्फ्यू लगा रहेगा, भाई आपको कहीं जाना है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आना जाना है, इस राज्य से उस राज्य नहीं जा सकते। इसी को बोला जाता है सरकार। और कोरोना के दौरान सरकार को आपने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया कि भाई सरकार ने कहा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं, घरों में रहिए। ये सरकार होती है। तो अब उसी तरह से व्यापारी हैं, उनके आर्थिक क्रियाओं में सरकार हस्तक्षेप करेगी। सरकार का कहना होगा भाई हमें 30% टैक्स दो, तुम्हें जितना फायदा होता है, हमसे अनुमति लेकर के उत्पादन करो, कहीं जाना आना है तो मुझे कहीं दूसरे देश में व्यापार करना है, मुझसे पूछो कि क्या चीज भेज सकते हो क्या नहीं भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो सरकार के हस्तक्षेप हैं वो आर्थिक क्रियाओं में अब बाधक हैं। 1700 ईस्वी के बाद जब सामंत खत्म हो चुके हैं, अब केवल राजा और व्यापारी रह गए हैं, तो राजा का कोई भी हस्तक्षेप व्यापारियों के मामले में बाधक है। तो वहीं पे एडम स्मिथ कहता है अपने बुक में कि राजा को आर्थिक क्रियाओं में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अहस्तक्षेप की नीति बताता है ये, माने सरकार को क्या करना चाहिए, अहस्तक्षेप। जो आज आप देखने को मिलता है भारत में 1990 के बाद कि भाई सरकार धीरे धीरे आर्थिक क्रियाओं से अपने आप को बाहर कर रही है। आपको कोई उद्योग लगाना है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बाधाएं धीरे धीरे खत्म कर दी गई हैं। अब ऑनलाइन भी बहुत सारा चीज हो रहा है, आपको सरकारी कार्यालय में जाकर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब सरकार भारत में भी जाएंगे तो भारत में 1990 के बाद 1991 के बाद सरकार आर्थिक क्रियाओं से वापस हो रही है, ठीक है। तो ये बात 1795 में ही जाएंगे तो इन्होंने इसने जो एडम स्मिथ ने ये बात कह दी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन उसकी किताब थी और उस किताब में उसने ये बात कही कि भाई राज्य को आर्थिक क्रियाओं में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और यहीं से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। अर्थात जो उत्पादन कर रहा है वही सर्वे सर्वा होगा, वही सारा डिसीजन लेगा। तो इसलिए एडम स्मिथ को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। और पूंजीवाद की दो विशेषता होती है। कौन कौन सी दो विशेषता होती है? एक, उत्पादन के जो साधन होंगे के साधन पर, उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होगा। उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होगा, जैसे जमीन, कारखाना, ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूल, ये सारे किसके होंगे? सब प्राइवेट होंगे, सब निजी। अर्थात उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होगा। ये पूंजीवाद की पूंजीवाद की विशेषता होती है, कैपिटलिज्म की। और उत्पादन का उद्देश्य, भाई क्यों कोई निजी उत्पादन करेगा? उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जन होगा। उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा? लाभ अर्जन। उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जन होगा। प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन। भाई मैं बहुत सारे, जैसे लोग फैक्ट्री चलाते हैं, कोई खेती करता है, सबका उद्देश्य क्या है? भाई उनको अधिक से अधिक लाभ चाहिए, ठीक है। और वहीं पे अगर सरकार की बात करें तो सरकार क्या करती है? 22 रुपए का गेहूं अनाज खरीद करके, जैसे कई बार एक फोटो किसी का वीडियो देख रहे थे तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है, ठीक है। तो फिर उसी में किसी बच्ची ने, कोई आ रहा था वीडियो, किसी ने भेजा था कि भाई कोई ये तो नहीं पूछता है कि भाई 25 रुपए किलो का चावल खरीद करके 3 रुपए क्यों है? कोई ये नहीं पूछता है कि 22 रुपए किलो गेहूं खरीद करके 2 रुपए क्यों है? कोई ये नहीं पूछता है कि किसानों के खाते में 2000 रुपया हर 3 महीने पे, हर 4 महीने पे क्यों जाता है? कोई ये नहीं पूछता है कि आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा क्यों है? कोई ये नहीं पूछता है कि सारी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क क्यों है? कोई ये नहीं पूछता है कि सीमाओं पर जो सेना जो लगी हुई है देश की सुरक्षा के लिए, उसका सैलरी पैसा कहां से आता है?
बहुत सारे, और ऐसी तरह से बहुत सारी बातें थी तो उसमें था। लेकिन सब लोग ये पूछ रहे हैं कि 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल क्यों है। ठीक है, एक और बात होती है कि भाई सरकार के पास आय होनी चाहिए। तो खैर, जो निजी है उसका उद्देश्य एकमात्र होता है लाभ अर्जन करना, प्रॉफिट मेकिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, और यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दो मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे पूंजीवादी में, तो ये दोनों जो होगा तो इसका प्रभाव क्या होता है पूंजीवाद का। जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, इसमें तो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है सीमाएं। ठीक है, पॉजिटिव और लिमिटेशन पूंजीवाद में क्या, क्यों क्या सकारात्मक होता है, क्योंकि निजी नियंत्रण है उत्पादन के साधनों पर और उद्देश्य लाभ अर्जन करना है, प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, तो आज व्यक्ति क्या करेगा भाई, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होगा, क्वालिटी प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित होगा, उत्साह से बेचने के लिए प्रोत्साहित होगा। ठीक है, और यहीं पे अगर लाभ को हटा दें तो व्यक्ति का उत्साह कम हो जाएगा। जो इंसेंटिव यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ जो इंसेंटिव है, ठीक है, वो इंसेंटिव जो कंपोनेंट ऑफ इंसेंटिव है वहां पे प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को अगर हटा देंगे तो ये इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, और इंसेंटिव खत्म हो जाएगा तो फिर उतने तेजी से काम नहीं होंगे जितने तेजी से लाभ के होने पर होता है। ठीक है, तो उसी में क्या लिखेंगे, सकारात्मक क्या हो जाएगा इसमें, आर्थिक विकास की गति तेज होती है, आर्थिक विकास तेज, सरकार की आय अधिक, आर्थिक विकास की गति तेज होती है और देश विकसित होता है, विकसित, और लोग समृद्ध होते हैं। उदाहरण में जाएंगे तो जैसे जर्मनी, चाहे सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए, फेमस उदाहरण, जापान, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया इतना अमीर है, ओलंपिक करा चुका है, सोचिए, और उत्तर कोरिया के पास खाने के लिए नहीं रहता है। जब उसके पास खाने की कमी होती है तो एक मिसाइल जापान के ऊपर से टेस्ट कर देता है। ठीक है, एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के ऊपर से टेस्ट कर देता है, बस दोनों डर जाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ठीक है, तो बोलता है बताओ, ठीक है नहीं करूंगा, मैंने 4 जहाज चावल भेज दो, 2 जहाज ये भेज दो, 1 जहाज ये भेज दो, सब भेज देते हैं, पैसा वैसा उसको दे देते हैं, फिर शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर कोरिया में आप कभी यूट्यूब पे जाके देखेंगे, माने उसके अकाल पड़ते हैं और खाने की इतनी, खाने तक के दाने माने चावल खाने का 2 टाइम खाने का नहीं है। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे दक्षिण कोरिया में पूंजीवाद की नीति अपनाई गई। आज वर्ल्ड का ओलंपिक, एशिया में 3 देश ओलंपिक करा चुके हैं, उसमें पहला देश जापान था, दूसरा देश दक्षिण कोरिया था, सियोल ओलंपिक, और तीसरा देश चाइना है। और कोई देश आज तक ओलंपिक नहीं कराया है एशिया में, ओलंपिक करा चुका है वो। ठीक है, तो ये दक्षिण कोरिया, तो इतनी समृद्धि है। सीमाएं क्या है, सीमाओं में इसमें होता है कि आय भेद अधिक होगा, आय भेद अधिक अर्थात क्या मतलब हुआ, अमीर और गरीब के बीच, अमीर एवं गरीब के बीच अंतर अधिक, के बीच अंतर अधिक, के बीच अंतर अधिक होगा। नोट कर लीजिए सारा, अमीर और गरीब के बीच अंतर अधिक होगा। बिहार का तो किसान तो सुसाइड नहीं करता है, यूपी का किसान भी सुसाइड नहीं करता है। ठीक है, ये सब सुसाइड नहीं करते हैं। और इसमें एक और लिख सकते हैं, जोखिम अधिक, और इसलिए जीवन में अनिश्चितता अधिक। जोखिम अधिक, इसलिए जीवन में अनिश्चितता अधिक, जीवन में अनिश्चितता अधिक।
तो ये पूंजीवाद की सीमाएं हैं। कोई ज्यादा सीमा नहीं है इनके साथ। अब आ जाइए समाजवाद पे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, और इसका जनक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स है, और उसके अनुसार उसने दास कैपिटल नामक एक बुक लिखी थी, दास कैपिटल, और उसमें उसने समाजवादी अवधारणा की। माने उसमें था राज्य का हस्तक्षेप अधिक होना चाहिए, ये उसने कहा था। माने सारे उत्पादन के साथ साधन राज्यों के पास होने चाहिए, क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं वो शोषण करते हैं। ठीक है, ये बात वो कहता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स, राज्य का हस्तक्षेप अधिक। ठीक है, अब इसमें लिख लो, कॉपी में नोट करते जाइए, आपके सारे प्रश्न का उत्तर यहां तक आते आते आ जाएगा। अभी समाजवाद की सीमाएं करेंगे, समाज का पॉजिटिव लिमिटेशन करेंगे, तब इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी आएगा। इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी आएगा, उसमें क्या होगा, सब बातें आ जाएंगी। बस आप ध्यान से जो बातें हम करते जा रहे हैं उसको नोट करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स, राज्य का हस्तक्षेप अधिक होना चाहिए उसने कहा था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी दो विशेषता होंगी। एक, किसमें क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण या सरकारी नियंत्रण होना। जैसे क्या क्या हो जाएगा, जैसे जमीन, कारखाना, परिवहन साधन, स्कूल, अस्पताल, सब किसके पास होगा, सब सरकार, सब कुछ सरकार का होगा। इंडियन रेलवे सरकार का, एयर इंडिया सरकार का, स्कूल सारे सरकार के, हॉस्पिटल सारे सरकार के, ये सब होंगे। जमीन सरकार के, सरकार द्वारा खेती की जाएगी। जमीन जो फसल आएगा उसको सबको बांटा जाएगा, बांट करके पीडीएस के तहत बांट दिया जाएगा लोगों को। उसके बाद जो बचेगा उसका निर्यात और बाकी सारी चीजें। कारखाना, फैक्ट्री वगैरह होगा, जैसे आज भी 363 के आसपास फैक्ट्रीज हैं भारत सरकार की, और ये भारत सरकार की फैक्ट्री सब काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें उत्पादन के साधनों पर, और उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा। उत्पादन का उद्देश्य, जब सरकार के द्वारा उत्पादन होगा तो उद्देश्य उसका क्या होगा, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण। उत्पादन का उद्देश्य होगा लोक कल्याण, अर्थात लाभ अर्जन उद्देश्य नहीं होगा। ट्रेन इसलिए नहीं चलाया जाएगा कि भाई लाभ हो, ट्रेन इसलिए चलाया जाएगा कि भाई उससे लोग अधिक से अधिक लोग उसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। फैक्ट्री इसलिए नहीं चलाया जाएगा कि भाई प्रॉफिट हो, इसलिए कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, और जो उत्पादन हो वो भी नियंत्रित मूल्य पर लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, ये उद्देश्य होगा। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। और इसमें फिर अब आप देखिए इसका सकारात्मक सीमाएं क्या है। समाजवादी व्यवस्था की सकारात्मक क्या क्या होगा। सकारात्मक में जाएंगे तो असमानता नहीं, असमानता नहीं मतलब क्या हुआ, सब भिखारी होंगे। अब सब जब भिखारी, नॉर्थ कोरिया में सब भिखारी हैं तो फिर असमानता वहां पे नहीं रहेगा। सारे लोग गरीब रहेंगे, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास अपना कोई पूंजी नहीं है, तो सब क्या हो जाएंगे, सब देश में न तो कोई महाराष्ट्र हो, न तो कोई विकसित राज्य होगा, न तो कोई पिछड़ा राज्य होगा, न तो कोई बड़ा शहर होगा, न तो कोई विकसित शहर होगा, न तो कोई छोटा। सब शहर में सब जगह एक ही तरह की व्यवस्था होंगी। ठीक है, तो असमानता नहीं, असमानता नहीं। और इस प्रकार आय समानता,
आय समानता, क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रीय समानता, ये सारी होंगी। राज्य का नियंत्रण अधिक होगा, नियंत्रण अधिक होगा। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, क्यूबा, चाइना, चीन समाजवादी देश नहीं है। चीन पहले समाजवादी था, लेकिन अब चाइना 100% पूंजीवादी है। लेकिन निश्चित रूप से राज्य के मामले में सरकार का हस्तक्षेप आज भी बना हुआ है। राज्य के मामले में सरकार का हस्तक्षेप 100% आज भी है। लेकिन हर आदमी अपना पूंजी रख सकता है, अपना उत्पादन कर सकता है, अपना बेच सकता है, सब कुछ सब आदमी कर सकता है। लेकिन राज्य एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सारी चीजों को नियंत्रित करेंगे। अली बाबा इतना बड़ा आदमी, उसको उठा करके 4 महीना जेल में बंद कर दिया। और भारत सरकार है, चाहे कोई भी राज्य सरकार है, किसी को माने जैसे एक आध दो केस कभी कभी होता है कि इस पत्रकार को, उस आदमी को, इस आदमी को, एक आध दो, डेमोक्रेसी है भारत में। अदरवाइज सोच के देखो वहां पे क्या हुआ। चाइना में सारे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री उद्योगपति हैं, अली बाबा से लेकर के और भी, सबको सरकार द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस बात के लिए फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी कंपनी से रिजाइन करिए, अपना सारा शेयर बेचिए और बेच करके कंपनी से रिजाइन करके हट जाइए वहां से। ये फोर्स किया जा रहा है, जैसे कि राज्य के सामने कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह से जो अपनी मनमानी करे। कंपनी है, कंपनी ग्रुप द्वारा चलाया जाए और लोगों द्वारा, जो निजी लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा, सरकार के निर्देश के अनुसार कैसे कैसे आपको काम करना है, सारा इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से जाएगा। जैसे मुकेश अंबानी है, भारत सरकार द्वारा उनको कहा जाए कि भाई आप अपना जितना शेयर है सब रिलायंस इंडस्ट्री से शेयर बेच करके हट जाए, आप रिजाइन, चाहे शेयर आप अपना रहने दीजिए, आप चेयरमैन नहीं रहेंगे, रिजाइन करके हट जाइए वहां से, आपका शेयर यहां रहेगा। प्रॉफिट में जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो आपको मिलेगा, लेकिन आप कंपनी के निर्णय लेने में आपका कोई रोल नहीं होगा। अब जाइए तीर्थाटन करिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी में जाकर के एक गुफा ले लीजिए, उसमें तपस्या करिए, आपका पैसा यहां पे रहेगा। चाइना इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, इंडिया में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन है चाइना में सब कुछ प्राइवेटाइज्ड। सारे जर्मनी की जो महंगी गाड़ियां हैं, जर्मनी में जो पोर्से, जगुआर तो ब्रिटेन का है, पोर्से है, और जितनी भी मर्सिडीज है, सब मैक्सिमम गाड़ियां चाइना एक्सपोर्ट होती हैं और चाइना के लोग उसको खरीदते हैं। तो चाइना में पूंजीवाद है। क्यूबा हो गया। और असमानता में जाइए, अच्छा सीमाओं में जाइए, क्या है सीमा इसका? सीमाएं, गरीबी अधिक, राज्य के पास संसाधन कम, भाई आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी तब तो पैसे आपके पास ज्यादा रहेंगे। एक हुआ कि निजी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मुकेश अंबानी के होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मुकेश अंबानी जितना कमाते हैं उसका एक बड़ा भाग टैक्स के रूप में देते हैं। उनके यहाँ जितने लाखों उनके कर्मचारी हैं वो इनकम टैक्स देते हैं सरकार को। उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है और बिकता है तो वो जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो एक मुकेश अंबानी और उनके द्वारा काम करने से सरकार को टैक्स मिलता है। ठीक है, अब मुकेश अंबानी को हटा देते हैं, उनके फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, तो वो काम सरकार को करना पड़ेगा और सरकार को कुछ वहां से मिलेगा भी नहीं। तो सरकार को 2 लॉस होगा। एक तो आपका पैसा, जो आपके पास पैसा था वो पैसा आपको वहां खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा वहां से मिलना कुछ नहीं है आपको चूंकि कंपनी प्रॉफिट में होगी नहीं, कंपनी जब प्रॉफिट में नहीं होगी तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अदरवाइज जरूर सरकारी कंपनी है तो आपको भी आपके एम्प्लॉय को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा तो उसमें निगम कर देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम जो कंपनी है, सरकारी कंपनी घाटे में है, और घाटे में है तो वहां से कोई टैक्स नहीं मिलेगा, और उल्टा आपका पैसा आपके बजट से जो 2-4 पैसा कहीं से रखे हुए वो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर मारुति सुजुकी है तो उसके द्वारा न सिर्फ आपका टैक्सी बनाने का काम किया जाएगा, वो न रहे तो आपको वो काम करना पड़ेगा, आपका पैसा लगेगा, लेकिन उसके होने से आपका पैसा नहीं लग रहा है, और उल्टा वहां पे जो काम हो रहा है उससे आपको टैक्स मिल रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जाएंगे तो राज्य के पास संसाधन कम होता है, सॉरी अधिक लिखा हुआ है, ये कम हो जाएगा। राज्य के पास संसाधन कम होगा,
प्लस कई बार तानाशाही होती है यहाँ पे, तानाशाही ऑटोक्रेसी यहाँ पे होता है। इस तरह में ऐसे देशों में तानाशाही पाई जाती है, तानाशाही शासन, ये सब होता है। मैंने सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेशन इसका ये है कि समाजवादी जो देश होते हैं उसमें गरीबी अधिक होता है, देश गरीब होता है। ठीक है, ये चीज आप नेक्स्ट लिखिए समाजवादी के बाद। अच्छा, ये हुआ, तो ये सीमाएं हुई। अब पैरा चेंज करके देखो, ये चीज यहां पे एक साइड में हमने देखा कि पूंजीवाद देखा, दूसरे साइड में हमने देखा समाजवाद। पूंजीवाद देखा और समाजवाद देखा, ठीक है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों हमने देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां पर क्या था भाई, सीधा था यहां पे उत्पादन पर कौन किसका नियंत्रण था, उत्पादन पर निजी का नियंत्रण था, और उद्देश्य क्या था, लाभ। यहां पर क्या था, उत्पादन सरकार, और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सरकार का। और अच्छा, इसमें इसका क्या था, जन कल्याण, जन कल्याण उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो तो दो था। इंडिया में क्या है, सबसे बड़ी बात है, इंडिया में 1947 के बाद, अगर इंडिपेंडेंस की पहले की बात नहीं करते हैं, बाद की बात करें तो इंडिया में क्या है, तो इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये दोनों से मिलाकर के एक नई व्यवस्था बनती है। उस व्यवस्था को बोलते हैं नई व्यवस्था, उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक तीसरे तरह की अर्थव्यवस्था। और इस तीसरे तरह की अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब इसमें देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहां पर उत्पादन के साधनों पर, नाम से ही क्लियर है, साधनों पर सार्वजनिक या सरकारी, सार्वजनिक का मतलब सरकारी हुआ, सार्वजनिक प्लस निजी नियंत्रण, सार्वजनिक प्लस निजी नियंत्रण होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कुछ उद्योग ऐसे होंगे जो सरकार के पास होंगे, कुछ होंगे जो निजी के पास होंगे। जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है, वो सरकार का है, इंडिगो, विस्टारा, गो एयरवेज ये निजी के पास है, बीएसएनएल, एमटीएनएल सरकार का है, एयरटेल, वोडाफोन निजी का है। ठीक है, उसी तरह से जाएंगे तो जैसे और भी कई जगह पे जाएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल भी है, निजी हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी है, निजी स्कूल भी हैं। तो ऐसे सरकारी फैक्ट्रियां भी हैं, निजी फैक्ट्रियां भी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टील उत्पादन की अपनी कंपनी है, और टाटा स्टील और बाकी उसमें जाएंगे, ठीक है, ये जिंदल स्टील, ये सब अलग हैं। तो एक ही क्षेत्र में दो तरह की कंपनियां होंगी। इसका मतलब नियंत्रण, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सरकारी जमीन और प्लस निजी जमीन दोनों होते हैं। आप जानते हैं ये सरकारी जमीन है, ये निजी जमीन है, सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। प्लस उसी तरह से जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो, गो एयरवेज है, ये सब हैं, बीएसएनएल है और एयरटेल भी है, बीएसएनएल भी है और एयरटेल भी है। तो ये सारे के सारे हैं। आप देखिए, एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयरवेज,
और उत्पादन का उद्देश्य क्या होगा? उत्पादन का उद्देश्य यहां पर देखिए, जन कल्याण या लोक कल्याण प्लस लाभ, ये दो हो जाएगा। जन कल्याण प्लस लाभ होगा, ठीक है। माने जो जैसे दोनों है, अब जैसे बीएसएनएल है तो उसके द्वारा जन कल्याण भी है, लाभ भी है। डीडीए है, जन कल्याण भी है, लाभ भी है। सरकारी कंपनी है, निजी कंपनी है, उन पे सरकार का नियंत्रण है, ठीक है, और उस कारण से वो जन कल्याण भी है, लाभ भी है। एकदम माने खुल करके जनता को लूटने का काम इनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पे ये है कि भारत में जाएंगे तो 1990-91 के पहले, 1990-91 में आप देखते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई 1990-91 में, ठीक है। तो 1990-91 में जो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तो उसमें कहा गया कि भाई उदारीकरण को हमने अपनाया है, निजीकरण अपनाया है, वैश्वीकरण को अपनाया है। तो आखिर 1991 के पहले क्या था और 1991 के बाद क्या है? तो 1991 के पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भाई सरकारी कंपनी भी है, निजी कंपनी भी है। 1991 के बाद क्या हुआ? आज भी तो वही हाल है, आज भी सरकारी भी है, निजी भी है, ठीक है। लेकिन अब 1991 के पहले और बाद में एक मेजर अंतर है, और वो अंतर क्या है? 1991 के पहले आप देखेंगे तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका झुकाव समाजवाद की ओर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहले इसमें क्या है, पहले इसमें यहां पे देखिए, पहले सार्वजनिक है, अर्थात जो उत्पादन के साधन है उन पे सरकारी नियंत्रण अधिक है, और उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जन है, सॉरी जन कल्याण है। 1991 के पहले की बात कर रहा हूं। 1991 के बाद क्या हो जाएगा? 1991 के बाद भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है अब उसका झुकाव समाजवाद की ओर ना होकर के पूंजीवाद की ओर है। अर्थात ये जो क्रम है वो क्रम चेंज हो जाएगा, पहले निजी हो जाएगा, सरकार सहायक हो जाएंगी। यहां पहले लाभ हो जाएगा, जन कल्याण बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। तो उसी में एक लाइन नीचे लिख दीजिए, लिखिए 1991 के पहले, 1991 के पहले भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, अच्छा लिख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर, ठीक है। और 1991 के बाद पूंजीवाद की ओर। झुकाव किस ओर है? पूंजीवाद की ओर है, का झुकाव पूंजीवाद की ओर है। पूंजीवाद की ओर है, ठीक है, लिख लीजिए। और तो क्या होगा? जब समाजवाद की ओर झुकाव होगा तो ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है। ये वाला फिगर बनेगा। और उसके बाद इसी में जब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ही रहेगा और उसका झुकाव पूंजीवाद की ओर हो जाएगा, पूंजीवाद की ओर 1991 के बाद तो क्या हो जाएगा? ये जो क्रम है, ये क्रम क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। निजी प्लस
सार्वजनिक हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्रम भी बदल जाएगा, यहां पे लाभ प्लस जन कल्याण, कल्याण हो जाएगा, ठीक है। माने इस वाले मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधन ऐसे रहेंगे और उत्पादन का उद्देश्य, उत्पादन के साधन ऐसे हो जाएंगे और उत्पादन का उद्देश्य यह रहेगा। माने क्रम बदल जाएगा। निजी प्लस सार्वजनिक हो जाएगा और लाभ प्लस जन कल्याण हो जाएगा। अर्थात 1991 के बाद, अर्थात 1991 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी प्लस लाभ को प्राथमिकता दी गई। निजी प्लस लाभ को प्राथमिकता दी गई। निजी प्लस लाभ को प्राथमिकता दी गई, बस लाभ को प्राथमिकता दी गई। और उसमें लिख दीजिए, एक लाइन नीचे लिखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के सकारात्मक एवं सीमाएं दोनों औसत होती हैं। दोनों औसत होती हैं, अर्थात आर्थिक विकास की गति औसत, आर्थिक विकास की गति औसत तथा अधिकांश देश विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ, अधिकांश देश विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ क्या लिखे, लिख लीजिए इसमें, औसत अधिकांश ऐसे देश विकासशील प्रकृति के होते हैं, विकासशील प्रकृति के होते हैं, अर्थात विकास की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर। उसी में लिखिए, भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। सुधारों की शुरुआत हुई
क्या लिखा, आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तथा इसके तहत अनेक उपायों के साथ, इसके तहत अनेक उपायों के साथ 1956 की औद्योगिक नीति के स्थान पर 1956 की औद्योगिक नीति के स्थान पर 1991 की औद्योगिक नीति की नई औद्योगिक नीति लाई गई। की नई औद्योगिक नीति लाई गई। ठीक है, तो ये है, इसमें 91 की नई औद्योगिक नीति लाई गई। अब हेडिंग डाल दीजिए, औद्योगिक नीति। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और अब निश्चित रूप से 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हैं। तो इसमें औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक रोड मैप देने के लिए नीति लाई जाती है। भाई क्या हमारा आगे का जो औद्योगिक विकास होगा उसका रोड मैप क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, ये औद्योगिक नीति में होता है। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो ये जो बीजेपी वाले हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्हीं के द्वारा 1948 में देश स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जारी किया गया था। ठीक है, और उसी को मर्ज करके 1956 में एक और औद्योगिक नीति लाई गई जो कि 1948 की औद्योगिक नीति से अधिक विस्तृत था, अधिक सुलझा हुआ था वो। ठीक है, तो उसमें एक लाइन इसमें लिखिए, औद्योगिक नीति जो हेडिंग आपने लिखा उसमें लिखिए, औद्योगिक नीति औद्योगिक नीति, और उसी में आगे लिख दीजिए एक लाइन, देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई। देखो, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इसी में लिखिए आगे, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में औद्योगिक विकास को मुख्य प्राथमिकता, औद्योगिक विकास को मुख्य प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक विकास को मुख्य प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक विकास को मुख्य प्राथमिकता दी गई तथा इसके अनुसार इसके अनुसार 1948 के औद्योगिक नीति के
1948 क्या लिखे? औद्योगिक विकास का मुख्य प्राथमिकता दी गई तथा इसके अनुसार 1948 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं को शामिल करते हुए शामिल करते हुए औद्योगिक नीति की विशेषताओं को शामिल करते हुए 1956 की औद्योगिक नीति जारी की गई। देखो 1991 में औद्योगिक विकास के गति को तेज करने के उद्देश्य से 1991 में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों के तहत आर्थिक सुधारों के तहत 1991 की औद्योगिक नीति जारी की गई। 1991 की औद्योगिक नीति जारी की गई। देखो इस नीति में 1956 की औद्योगिक नीति इस नीति में 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं को पलट दिया गया जो PQL पर आधारित थी। तथा अब LPG पर आधारित नए प्रावधान शामिल किए गए। ठीक है, अब यहां पे एक समझ लीजिए PQL और LPG में क्या अंतर है, तो आपको कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसको कर लेंगे। देखो 1956 में आप जानते हैं कि भारत में देश स्वतंत्र हुए अभी बहुत कम ही दिन हुआ था, और ऐसी स्थिति में सरकार के नियंत्रण में औद्योगिकरण हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार का उद्देश्य, सरकार के उद्योग होंगे तो उसमें रोजगार अधिक होगा और जो उत्पादन होगा उसका मूल्य कम रखा जाएगा, जिससे कि जो देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, 80% से ज्यादा लोग गरीब हैं, उनको उनकी जरूरत की चीजें जो उद्योगों से है, अदरवाइज गांव के लोगों को ज्यादा औद्योगिक वस्तुओं की जरूरत नहीं होती थी। एक गांव होता था जो अपने आप में एक रिपब्लिक की तरह, उसको बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, कुछ कपड़े वगैरह साल में एक आध दो बार की छोड़ दीजिए, तो अदरवाइज जरूरतें भी बहुत कम होती थी। आज तो आपके पास बहुत जरूरतें हैं। ठीक है, लेकिन अब सोच के देखें कितनी जरूरतें हैं, शर्ट पैंट से लेकर के, कपड़ा से लेकर के। कपड़ा आप अपने से नहीं बना सकते, उद्योग से ही होगा। घड़ी उद्योग से ही होगा, माइक सब उद्योग से ही होगा, कैमरा उद्योग से होगा, ये बोर्ड उद्योग से ही होगा, मोबाइल उद्योग से ही होगा। ठीक है, जूता चप्पल उद्योग से ही होगा। आप यहाँ से जाएंगे, गाड़ी में बैठ के अपने घर जाएंगे, उद्योग पे ही जाएंगे। पेट्रोल डीजल उद्योग से ही होगा, सब कुछ उद्योग से होगा। लेकिन आज से 1950 की बात अगर करिए तो एक गांव में किसी को कोई उद्योग की जरूरत नहीं थी। ठीक है, गांव में क्या किया, सुबह सो के उठा तो जो बिछावन पे सोया था वो गांव में ही बना था, जो ओढ़ा था और बिछाया था वो भी गांव का ही था।
ठीक है। जो ब्रश करने अब उठेंगे तो पता चला कि आप ब्रश करने जाएंगे, ठीक है, तो ब्रश करने जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे, ब्रश करने जाएंगे, वो टॉयलेट भी जाएंगे तो पता चला कहीं गड्ढा गुड्ढी, कहीं नदी नाला है, वहीं टॉयलेट करने चले जाएंगे, वहां भी कोई उद्योग की जरूरत नहीं है, नाले का पानी काम करेगा, ठीक है। उसी तरह से अभी के टाइम पे जाएंगे तो बाथरूम बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे, उसमें सारा जितना फिटिंग्स है सब उद्योग का है। वहां नदी किनारे जाएंगे, किसी तालाब के किनारे जाएंगे, सब किसी कहीं उद्योग की जरूरत नहीं है। सोच के देखो, लौट के आएंगे, दांत ब्रश करने के लिए ब्रश की जरूरत नहीं थी, नीम का दातुन लेते थे, उसी से साफ कर लेते थे, हो गया। खाना खाने के लिए बैठेंगे, हाँ वहां पे एक बर्तन होगा, वो बर्तन हो सकता है कि उद्योग वाला हो, खाना जो बना है बर्तन उद्योग बाहर से आएगा। अदरवाइज जो खाना उना हुआ खेत का ही सब्जी, खेत का ही दूध, खेत माने पशु का ही दूध हो गया, खेत से ही गेहूं चावल हो गया, सब कुछ वहीं का, तेल उल सब कुछ, घी वगैरह सब कुछ वहीं का हो गया। गुड़ है घर का, मीठा के नाम पे गुड़ है, घर का ही है। उसके बाद हल बैल लेके खेत में जाएंगे, सब घर का, कोई उद्योग की जरूरत नहीं है। शाम को लौट के आकर के फिर वही चारपाई, और इससे ज्यादा जीवन में जरूरतें होती ही नहीं थी। तो एक बर्तन और एक कपड़ा, दो ही चीज दिखाई दिया जो बाहर से जरूरत है, अदरवाइज बाजार की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। तो इस नीति में तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें नियंत्रणों को, भाई लोग गरीब थे, जो ही उद्योग था वो उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाएगा, मूल्य कंट्रोल रखेंगे तो जो गरीब लोग हैं उसको उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए 1956 की औद्योगिक नीति में आप देखेंगे कि सरकार की भागीदारी समाजवाद की ओर झुका हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी भी होते थे, टाटा स्टील उस समय भी होता था, ठीक है, कॉलगेट वाले उस समय भी होते थे, बाटा वाले उस समय भी होते थे, लेकिन ये जो कार है, एम्बेसडर कार है, उस समय भी होता था, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो, और प्लस सरकार के भी होते थे, लेकिन सरकार के ज्यादा होते थे। तो इसलिए 1956 की औद्योगिक नीति में नियंत्रण की अधिकता थी, जो भी प्रावधान थे सब नियंत्रणों पर आधारित थे। और इसलिए हमने एक टर्म यूज किया है, उसमें आगे भी यूज करेंगे, पीक्यूएल। जबकि ये कब है, ये 1956 में है। 1956 की सारे प्रावधान पीक्यूएल पर आधारित थे और 1991 के सारे प्रावधान एलपीजी पर आधारित थे। पीक्यूएल का मतलब हुआ परमिट, कोटा और लाइसेंस, और एलपीजी का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, भाई आपको कोई बिजनेस अगर करना है तो कितना बिजनेस लेना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, परमिट लेकर के ही आप काम कर पाएंगे। कोटा में है भाई 100 केजी उत्पादन करेंगे आप, ये कोटा आपके लिए दिया गया। लाइसेंस, सारे जो उद्योग जो स्थापित करने जा रहे हैं उसकी सारी जो शर्तें हैं वो लाइसेंस में लिखी हुई रहेंगी। किस चीज का उत्पादन करेंगे, कहां उद्योग की स्थापना करेंगे, कितने लेबर होंगे, लेबर की सब लाइसेंस में तय होगा। तो ये परमिट, कोटा, लाइसेंस तीनों के तीनों क्या है, इसमें इन तीनों से सरकार की भागीदारी, सरकार की भूमिका अधिक, और सरकार की भूमिका अगर अधिक होगा तो नियंत्रण क्या होंगे, नियंत्रण अधिक होंगे। और इसमें जाएंगे तो क्या है, ये उदारीकरण है। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारीकरण। उदारीकरण अर्थात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, लाइसेंस नहीं, कोई आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोटा, कोई आपके लिए कोटा नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी कंपनी, निजी को बढ़ावा दिया जाएगा। जो बहुत सारी चीजें जो सरकार के द्वारा हो रही हैं अब वो निजी के द्वारा की जाएंगी, किया भी जा रहा है। स्कूल, सारे स्कूल निजी के द्वारा, मोस्टली स्कूल निजी के द्वारा, मोस्टली हॉस्पिटल निजी के द्वारा, ठीक है। मोस्टली जो हवाई जहाज है वो निजी के द्वारा, जो दूर संचार है निजी के द्वारा, सारी चीजें निजी, प्राइवेट की भूमिका को बढ़ाया जाएगा। और वैश्वीकरण का मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थात विदेशों से निवेश भारत में आ सकता है, भारत से निवेश बाहर जा सकता है, भारत का सामान निर्यात होगा, बाहर का सामान आयात होगा, भारत के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोग अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, मतलब ठीक है, भारत को अन्य देशों से जोड़ना, देशों से जोड़ना, जिससे कि
तेजी से विदेशी पूंजी आए, विदेशी तकनीक आए, ये सब आए। तो ये 1956 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? नियंत्रण। और 1991 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? उदारीकरण। ठीक है, नियंत्रणों को हटाना। अब इसी पर आधारित हम लोग करेंगे, और एक हेडिंग डाल दीजिए आपका होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कि इसमें 1956 तथा 1991 की औद्योगिक नीति में तुलना। औद्योगिक नीति में तुलना, ये लिख दीजिए बस, और यहीं पे हो जाएगा हमारा। ऐसे डाल लेंगे 1956 और 1991। 1956 की आईपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और 1991 की एनआईपी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इनकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ जो था उसको यहाँ उलट दिया गया, तो कैसे कौन कौन सी विशेषताएं और उसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग करेंगे, तो फिर हमारा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। अभी भी करते हैं नीम के दातून से, ठीक है, थैंक यू।